नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल एकोस फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है अर्जुन जी ने कोयम्बटूर, तमिलनाडु से। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो हमारे एक लिसनर ने भेजी है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और सच कहूं तो काफी बेचैन कर देने वाला है। और ऐसी कहानियां खास होती हैं। ये हमें सीधे इंसानी डर और अनजाने के उस अंधेरे कोने में ले जाती हैं जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है। हाँ, तो ये कहानी हमें भेजी है अर्जुन ने कोयम्बटूर, तमिलनाडु से। ये घटना उनके पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले साल की है। एग्जाम से ठीक पहले वाली रात अर्जुन अपने दोस्त मनोज के साथ पढ़ने के लिए उसके कमरे पर रुके थे। और उस एक रात ने अर्जुन को उनके मुताबिक हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम इस कहानी के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसके किरदारों को समझना है, उस जगह के माहौल को और खासकर मनोज के व्यवहार में आए बदलावों को, क्योंकि इस कहानी का असली रहस्य मनोज से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। अर्जुन बताते हैं कि जब वो मनोज के कमरे में दाखिल हुए तो उन्हें पहली सांस में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। सफोकेशन। एग्जैक्टली, कमरा बहुत सफोकेटिंग था। हवा इतनी भारी थी जैसे उसने सालों से ताजी हवा में सांसें ना ली हो। और अक्सर ऐसी जगहों पर एक खास तरह की एनर्जी महसूस होती है ना? एक ठहराव, एक भारीपन जो कंफर्टेबल नहीं होता। बिल्कुल, और ये किसी भी बुरी घटना के लिए एक परफेक्ट स्टेज तैयार कर देता। कमरा भी बहुत साधारण था। एक सिंगल रूम, एक संकरी सी चारपाई, एक डेस्क और एक छोटी सी खिड़की जो एक पुरानी सुनसान गली में खुलती थी। तो ऊपर से देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वो माहौल वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और ऐसे माहौल में अक्सर एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा देती है। उस रात वो चिंगारी क्या थी? वो चिंगारी थी रात के लगभग 12:45 बजे। दरवाजे पर हुई एक बहुत धीमी दस्तक। टैप टैप टैप। रात को एक सुनसान जगह पर एक धीमी दस्तक भी दिल की धड़कनें रोक देने के लिए काफी है। अर्जुन भी बुरी तरह डर गए। उन्होंने तुरंत मनोज से पूछा, भाई कुछ सुना? मनोज ने किताब से नजरें हटाए बिना बिल्कुल सपाट इमोशनलेस आवाज में जवाब दिया, हाँ, ये तो रोज की बात है। 1 मिनट, रोज की बात है? ये सुनने में जितना शांत लगता है ना, उतना ही डरावना है ना? ये जवाब डर से ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब है कि वो इस डर के साथ जीना सीख चुका है। क्या अर्जुन ने उस वक्त मनोज के चेहरे पर कोई भाव देखा? क्या वो सच में शांत था या वो अपना डर छिपा रहा था? अर्जुन के मुताबिक उस पल तो मनोज का चेहरा सपाट था, लेकिन यही बात अर्जुन को और परेशान कर गई। उन्होंने घबरा कर कहा, क्या मतलब रोज की बात है? कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इस पर मनोज ने उसी ठंडी बेजान आवाज में कहा, मत जाओ, तुम्हें वहाँ कोई नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ मनोज का व्यवहार किसी गहरी चीज का संकेत है। ये डर की कमी नहीं है, ये उस स्थिति को एक्सेप्ट कर लेने जैसा है, जैसे उसने उस दस्तक के साथ जीना सीख लिया हो। बिल्कुल। और यही बात उस दस्तक को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। दस्तक अभी भी जारी थी, धीमी, रिदमिक, जैसे कोई उंगलियों से लकड़ी को सहला रहा हो। हाँ। अर्जुन ने जब मनोज की तरफ दोबारा देखा तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके दोस्त के साथ कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और यहीं से कहानी एक भयानक मोड़ लेती है, जहाँ डर सिर्फ दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि कमरे के अंदर आ जाता है। हाँ, अर्जुन बताते हैं कि मनोज का चेहरा बदल गया था। उसका जबड़ा कस गया था, आंखें सुस्त थीं, लेकिन किसी शिकारी की तरह अर्जुन पर टिकी हुई थी। ओके। और फिर एक ऐसी आवाज में जो मनोज की थी ही नहीं, भारी और अधिकार भरी, उसने कहा, जा रहे हो अभी? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें जाने देगी? वो तुम्हें जाने देगी? ये शब्द मनोज के नहीं हो सकते। इसमें एक अधिकार है, एक धमकी है। हाँ, जैसे कोई और उसके शरीर का इस्तेमाल करके बात कर रहा हो। मैं तो सोचकर ही कांप रहा हूँ अपने दोस्त को इस तरह बदलते देखना। और वो आवाज। मनोज आगे झुका, उसकी सांस ठंडी थी और उसने कहा, मैं सालों से इस घर को छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो इजाजत नहीं देती। तुम कहीं नहीं जा सकते, बैठ जाओ। यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ वो भी बहुत गहरा है। अर्जुन ने लिखा है, आई फेल्ट पिन्स इन माई लेग्स, आई कुडंट मूव। ये डर का एक क्लासिक फिजिकल रिएक्शन है जिसे टॉनिक इमोबिलिटी कहते हैं। टॉनिक इमोबिलिटी? हाँ, ये दिमाग का अल्टीमेट शटडाउन रिस्पॉन्स है, जब खतरा इतना बड़ा और इतना करीब महसूस होता है कि शरीर फ्रीज हो जाता है। आप भागना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, पर आप हिल भी नहीं पाते। अर्जुन के साथ भी ठीक यही हुआ। वो डर के मारे बिस्तर पर मुंह के बल लेट गए और बस सुबह होने का इंतजार करने लगे।
और वो दस्तक, वो सुबह 3 बजे तक लगातार आती रही। ओह गॉड। सुबह 6 बजे जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, वो चुपचाप अपना बैग उठाकर वहां से भाग गए। जाहिर है इतनी डरावनी रात के बाद कोई भी यही करता। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगली सुबह क्या हुआ? क्या मनोज को कुछ याद था? यही तो सबसे अजीब बात है। अगली सुबह जब अर्जुन कॉलेज में मनोज से मिले तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। नॉर्मल? शांत, क्लूलेस, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। अर्जुन ने जब उससे पूछा तुम कल रात ऐसे क्यों बात कर रहे थे, तो मनोज हैरान हो गया। उसे कुछ भी याद नहीं था। मेमोरी लॉस ये उन मामलों में बहुत कॉमन है जहां किसी बाहरी प्रभाव या पर्सनालिटी शिफ्ट की बात होती है। इसे डिसोसिएटिव एमनीजिया से भी जोड़कर देखा जा सकता है। मतलब ट्रॉमा इतना ज्यादा होता है कि दिमाग उस याद को ही ब्लॉक कर देता है। या फिर और भी डरावना ये है कि उस दौरान मनोज ड्राइविंग सीट पर था ही नहीं। जब अर्जुन ने उसे सब कुछ समझाने की कोशिश की तो मनोज पहले तो हंसा, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन ने डिटेल्स बताई उसका चेहरा गंभीर होता गया और तब उसने अर्जुन को उस घर का सच बताया। यानी मनोज को पता था कि उस घर में कुछ गड़बड़ है, भले ही उसे उस रात की खास घटना याद ना हो। हाँ, उसे पता था। मनोज ने बताया कि घर का मालिक सेंथिल कई महीनों से उससे घर खाली करने की मिन्नतें कर रहा था। ओके। इसलिए नहीं कि मनोज कोई बुरा किराएदार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उस घर का एक भयानक अतीत था। और वो अतीत क्या था? मनोज से पहले उस कमरे में संगीता नाम की एक युवा विधवा रहती थी। वो अकेली रहती थी और कुछ समय बाद उसी कमरे में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों में तरह तरह की अफवाहें थी। कुछ कहते थे कि वो बहुत अकेली थी, कुछ कहते थे कि वो शापित थी। और अक्सर ऐसी कहानियों में जहाँ किसी की अकेली और दुखद मौत होती है, ये लोक कथाएं बन जाती हैं कि वो आत्मा किसी साथी की तलाश में है। सही बात है। संगीता की कहानी में ये अफवाह कि वो मौत के बाद रात में पुरुषों से मिलने आती थी, मनोज के अनुभवों को एक डरावना संदर्भ देती है। ऐसा लगता है जैसे वो उस कहानी का जीता जागता शिकार बन गया था। बिल्कुल। सेंथिल ने ये सब मनोज को बताकर उसे घर खाली करने के लिए कहा था। लेकिन जब सेंथिल ने मनोज को ये सब बताया तो मनोज का जवाब वो इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। उसने घबराकर हंसते हुए जवाब दिया, अन्ना, मैं नहीं जा सकता। इस घर में कुछ है जो मुझे जाने नहीं देता। Something in this house doesn't let me leave। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक मजबूरी की तरह लग रहा है। जैसे उसकी अपनी इच्छा शक्ति, उसकी फ्री विल खत्म हो गई हो। Exactly। और अब वो अपनी कहानी बताने वाला था। और इसके बाद मनोज ने अर्जुन को जो बताया वो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाए। मनोज ने बहुत धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए अपना राज खोला। उसने कहा, अर्जुन, रात में मुझे लगता है कि कोई मेरी छाती पर बैठा है। ओके। एक औरत की तरह मुझे नीचे दबा रही है, मेरी गर्दन पर सांस ले रही है। तो सतह पर ये स्लीप पैरालिसिस के क्लासिक लक्षणों जैसा लगता है। स्लीप पैरालिसिस? हाँ, स्लीप पैरालिसिस। सीने पे दबाव, कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। लेकिन यहाँ दो बातें इसे असाधारण और कहीं ज्यादा डरावना बनाती हैं। और वो क्या है? पहली बात जो मनोज ने बताई, उसने अपनी आवाज में दरार के साथ कहा, और मुझे वेट ड्रीम्स आते हैं। नॉर्मल नहीं, वे असली लगते हैं, और जब मैं उठता हूँ तो मेरे शरीर में दर्द होता है, जैसे किसी ने सच में मुझे छुआ हो। ओह! शारीरिक दर्द का होना, अ सेंस ऑफ फिजिकल वायलेशन, ये अनुभव को सिर्फ दिमागी वहम से निकालकर एक फिजिकल असॉल्ट जैसा बना देता है। ये सुनना ही इतना परेशान करने वाला है। बिल्कुल। और यही इस मामले को जटिल बनाता है। और यहीं पर दूसरी बात आती है। मनोज ने आगे बताया कि वो जब भी घर छोड़ने की कोशिश करता है, कुछ अजीब होता है, नहीं होती। अचानक मेरा शरीर इतना कमजोर हो जाता है जैसे कोई मुझे अंदर वापस खींच रहा हो। और ये क्रूशियल लिंक है। ये जो पैटर्न है, चाबियों का गायब होना, बाइक का स्टार्ट न होना, इसे अक्सर पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी कहते हैं। पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी मतलब किसी अदृश्य शक्ति द्वारा भौतिक चीजों पर असर डालना। ये दिलचस्प है क्योंकि ये मनोज के अनुभव को सिर्फ एक पर्सनल मानसिक दायरे से बाहर निकालकर उसके आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हुए दिखाता है। तो ये सिर्फ उसके दिमाग में नहीं हो रहा है, ये वाकई में उसके कमरे में, उसकी दुनिया में हो रहा है। एग्जैक्टली। जो शक्ति उसे रात में परेशान करती है, वही दिन में उसे भागने से रोकती है। मनोज की आंखों में आंसू थे जब उसने अपनी बात इन शब्दों के साथ खत्म की। वो नहीं चाहती कि मैं जाऊं, उसे यहाँ कोई चाहिए। एक भयानक एहसास, जैसे वो उस कमरे की या उस आत्मा की जरूरत बन गया हो। एक कैदी जिसे पता है कि वो कैद में है, लेकिन भाग नहीं सकता। 1 साल बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ, सब लोग अच्छी नौकरियों के लिए बड़े शहरों में चले गए, लेकिन मनोज ने कहीं और अप्लाई तक नहीं किया। क्या?
उसने उसी कॉलेज में छोटी सी टीचिंग पोजीशन ले ली, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसी घर में रह सके। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा भविष्य उस एक कमरे के आसपास सीमित कर लिया है। ये बहुत दुखद है। अर्जुन बताते हैं कि आखिरी जानकारी के अनुसार मनोज आज भी उसी कमरे में अकेला रहता है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक व्यक्ति के धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति, अपनी आजादी, अपनी पूरी शख्सियत खो देने की कहानी है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से उसी कमरे में कैद हो गया है। वो आत्मा या जो भी शक्ति वहाँ है, उसने सिर्फ उसके घर पर नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। और अर्जुन आज भी उस रात के बारे में सोचते हैं और एक सवाल उन्हें हमेशा परेशान करता है, जब मनोज ने उस बदली हुई भयानक आवाज में कहा था, वो तुम्हें जाने नहीं देगी। तो क्या ये एक चेतावनी थी या एक धमकी? और शायद यही सवाल इस कहानी को इतना डरावना बनाता है। क्या वो मनोज था जो अपने दोस्त अर्जुन को बचा रहा था, या फिर वो कोई और था जो उसे भी अपने साथ उस कैद में शामिल करना चाहता था? इसका जवाब शायद हमेशा उस बंद दरवाजे के पीछे ही रहेगा। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।